हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सीरीज चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर आए हैं। यानी कि इस सीरीज का 4 प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण जो है, जिसमें 50-50 प्रश्न जो हैं सब में आप लोग को दिए गए हैं। यानी कि 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर ये तीनों जो हैं आपको उसमें कंप्लीट कराए गए हैं। तो आप लोगों का जिस तरह दिल्ली पुलिस की जो आप लोग का सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आप लोग को सामान्य ज्ञान करंट अफेयर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सीरीज में आप लोगों को 50 प्रश्नों की जिम्मेवारी जो मैं लिया हूं, आप लोग को परीक्षा जब तक चलेगा तब तक मैं आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट देते रहूंगा और एक से एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट दूंगा, और वो भी बिल्कुल आप लोग को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट 4 पर आप लोगों ने प्यार दिखाया है, जिस तरह से लाइक सब्सक्राइब करके, तो आप लोग इसको भी उसी तरह आप लोग बरकरार रखिए और चैनल को आगे बढ़ने में मदद कीजिए और मेरी मोटिवेशन को आगे बढ़ाइए। और मैं आप लोगों की दिल्ली पुलिस की समान ज्ञान प्लस करंट अफेयर और कंप्यूटर अवेयरनेस जिससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको यानी कि 60 नंबर को तो मैं यहीं पर आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। और कंप्लीट कराने के लिए यह मेरा कोशिश लगातार चल रहा है। रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आप लोग का कंप्लीट जो सिलेबस की जो तैयारी है, यहाँ पर इसके ग्लोबल क्लासेस पर बहुत ही शानदार तरीके से कराई जा रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट जो 5 है, जिसमें भी 50 प्रश्न है, जिसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोग को है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? या एक और तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग, भाई इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में वो सबसे मशहूर चित्रकार कौन था? तो दोनों प्रश्न पूछे किसी तरह से पूछे, आप लोग के पास ऑप्शन है अब्दुल अबुल हसन, मनोहर, बिशन दास, उस्ताद मंसूर। तो ये 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? आप लोग, मैं जिस तरह क्वेश्चन आप लोग को पढ़ रहा हूं, आप लोग की तैयारी कितनी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। और कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग, मैं आशा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, यह उस्ताद मंसूर जो है, उस्ताद मंसूर जो जहांगीर के शासनकाल में इनको नादिर उल अस्र की उपाधि से जहांगीर द्वारा नवाजा गया था। और ये बहुत ही फेमस चित्रकार थे जो कि जहांगीर के दरबार में रहते थे। कौन? उस्ताद मंसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, अभी अभी तुरंत ये करंट अफेयर का यह क्वेश्चन है, अभी 2 दिन पहले इसको जारी किया गया है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2023 है, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन स्थान मिला है दोस्तों? तो यह जो है, इस प्रश्न का आप लोग के पास ऑप्शन है 107वां, 109वां, 110, 111। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन इसका सही जवाब होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और एकदम कमेंट बॉक्स को भर दीजिए लिखते लिखते। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो मैं आप लोग को बताता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है यह 111 हो जाएगा। तो देखिए कितना खस्ता हाल स्थिति में पहुंच गया है ये। 125 देशों में अपना जो देश है उसका 111वां स्थान आ गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। पिछली बार की बात करें, यानी कि अगर आपको प्रश्न 2022 से अगर पूछ ले, तो चलिए उसको भी मैं यहीं पर बता देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं से इसको दिक्कत ना हो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत का पोजीशन था वो था मेरे भाई 107वां पोजीशन था। कौन था? 107वां पोजीशन था। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। लेकिन 2023 में यह 111 हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए हम लोग, यह बहुत ही बेहतरीन हम लोग 2 क्वेश्चन को कर दिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास जो है निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? यह प्रश्न है आप लोगों को। मोहिनी अट्टम से प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो आपका सिलेबस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर में आप लोग को पिछला जो आप लोग की जो पिछली परीक्षाएं जो आयोजित हुई है उसमें जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कोशिश किया हूं कि उसी पैटर्न से आप लोगों को यह जो है आप लोग को कराऊं और उसी तरह यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए मैं बना रहा हूं। तो प्रश्न देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी केरल है, ऑप्शन डी तमिलनाडु है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम साथ ही साथ करते रहिए। आप लोग की तैयारी अगर जबरदस्त हो गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम इसका कमेंट करते चलिए जैसे ही मैं प्रश्न बता रहा हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह केरल हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास जो है केरल राज्य में मुख्यतः हुआ है। कौन से राज्य? केरल राज्य में। तो चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्नों की यह जो आज की श्रृंखला है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। आप लोग का आज जो यह प्रश्नों की जो श्रृंखला है बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलते आ रही है और इसका 4 प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को करा दिया हूँ, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। तो चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जनगणना से भी मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो जितना भी प्रश्न है आप लोग को एक-एक चुन-चुन कर प्रश्न मैं लिया हूँ। ये कोई कहीं से एक ही बार उठाकर मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया हूँ। आप लोग को मेरे चैनल पर 98 अभी वीडियो है, यानी कि 98 वीडियो आज के डेट में उपलब्ध है आप लोगों के लिए, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी की स्पेशल क्लासेज, मैथ की क्लासेज, रीजनिंग की क्लासेज, ये सारी क्लासेस जो चल रही है, आप लोग कहीं भी उठाइएगा, मेरा कोई भी वीडियो उठाइए, उसमें आप लोग ये नहीं पाइएगा कि कहीं से मैं लगातार करंट आप लोगों को कोई कट पेस्ट कर दिया हूँ। आप लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो चुन-चुन के प्रश्न आप लोग के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, वही आप लोग के लिए इसके ग्लोबल क्लासेस पर दिया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? आपके पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को बढ़िया से देखिएगा। ऑप्शन आप लोगों के पास है गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक। तो यहाँ पर आप लोग के दिमाग में ये हो जाएगा कि लिंगानुपात सर्वाधिक तो सबसे ज्यादा केरल का रहा था। अगर 2000 की जनगणना की अगर बात करें तो केरल का जो लिंगानुपात था सबसे ज्यादा था, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं का वहां पर जन्म जन्म जो वहां का दर था, ये वहां पर रिकॉर्ड किया गया 2011 के जनगणना के अनुसार कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। तो ये देखिए कितना आगे केरल राज्य था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग को केरल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर गोवा दिया है, तमिलनाडु दिया है, सिक्किम दिया है, कर्नाटक दिया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह तीसरे नंबर पर रहा है और यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 995 था। ये भी मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। चूंकि यह प्रैक्टिस सेट है इसलिए मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग को बहुत डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर डिटेल के साथ बताइए। डिटेल के साथ कहिएगा तो पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। आप लोग जैसे बोलिएगा उस तरह आप लोग को तैयारी करा रहा हूं मैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल पर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का यही जो प्यार जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो तमिलनाडु को आप लोग देख लिए, तो पहला नंबर पर रहा केरल, तीसरा नंबर पर रहा तमिलनाडु। आप लोग दूसरा नंबर भी देख लीजिए, दूसरा नंबर पर कौन रहा? हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछ दे, क्योंकि अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुआ नहीं है। नियमतः जो है 2021 में होना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अगर जनगणना पूछे कि जनगणना जो है कब से यह मतलब कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो दोस्त यह 10 वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना है हो रहा है और 1881 से लगातार यह चलते आ रहा है। जनगणना, नियमित जनगणना जो है यह 1881 से चलते आ रहा है।
पौंडीचेरी को हम लोग देख लेंगे कि पौंडीचेरी दूसरा स्थान पर था, वहां का लिंगानुपात कितना था, तो वहां पर जो लिंगानुपात था 1038 था। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से देख लिया। तो आप लोगों ने इस प्रश्न के जितने भी डिटेल क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यह भारत में सबसे पहली जो जनगणना जो आप लोगों को जो हुआ था, जब से संपूर्ण जनगणना भारत में चालू हुई, ये 1881 हो गया। लेकिन अगर प्रश्न आप लोग को ये पूछ दे कि सबसे पहले शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों यह 1872 में हुई। यह भारत की संपूर्ण जनगणना है। संपूर्ण जनगणना जो है, यह संपूर्ण जनगणना की शुरुआत 1881 से हो रही है। और यह 1872 से जो शुरुआत किया गया ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 से शुरुआत किया गया। लेकिन उसके बाद यह हर 10 वर्ष में एक बार होता है। लेकिन संपूर्ण जनगणना की बात करें तो यह 1881 से शुरुआत हुई है। तो जितना भी फैक्ट है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो समिति है वो कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग के पास संथानन कमेटी, केलकर कमेटी, धर कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी। इन चारों कमेटियों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए कितना शानदार प्रश्न है आप लोग का। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग को साथ ही साथ देना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आप लोग जो अंतिम समय है, आप लोग की जो परीक्षाएं शुरुआत है, तो आप लोग अगले महीने से जो परीक्षा शुरुआत है, तो आप लोग को मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। और इतने जबरदस्त तरीके से चल रहा है तो फिर दोस्त आप लोगों को इस प्रश्न का सही जवाब देना तो बनता ही है। तो जितना भी दोस्त को हमारा 14 नवंबर से स्टार्ट है एग्जाम, और यह एग्जाम जो है आप लोग को 5 दिसंबर तक चलेगा। तो 14 नवंबर वाले जो हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से एकदम बने रहें। और 5 दिसंबर वाले के लिए तो थोड़ा सा समय है। तो आप लोग को पूरे 5 दिसंबर तक मैं जो है ये 4 दिसंबर तक आप लोग का यह प्रैक्टिस सेट इसी तरह आप लोग के लिए लाता रहूंगा। तो आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो मौलिक कर्तव्यों की जो बात किया जा रहा है यहाँ पर कि कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो यह जो हो जाएगा, यह स्वर्ण सिंह जो कमेटी है दोस्तों, यह स्वर्ण सिंह जो कमेटी है, यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कौन सा कमेटी, यह स्वर्ण सिंह कमेटी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। प्रश्न ये है। आपके पास ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज फिरोज तुगलक। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को ये बताना है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर दे दिए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह बलबन हो जाएगा। तो बलबन जो है यह दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अगर पूछ दे, यानी कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल जो है कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा और 28 घंटा। तो आवर्त काल कितना होता है, ये प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को 24 घंटा जो है, यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग को अगर परीक्षा में ये पूछे कि वृक्षों के काटने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यह चिपको आंदोलन चलाया गया था। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कब इसकी शुरुआत की गई चिपको आंदोलन की। ऑप्शन है आप लोग के पास 1967, 1970, 1973 और 1976। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 से हुआ है। ठीक है ना, तब से 1970 से हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? आप लोग देखिए, ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इन चारों प्रश्नों में से कौन सा सही जवाब है इस प्रश्न का कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि कम समय में आप लोग को मैं 50 प्रश्न जो है, मैं बहुत कम से कम समय में आप लोग को यह प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग का जो अंतिम तैयारी जो है यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ये बांग्लादेश की में जो नदी है, कौन सी नदी है जिसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी तीस्ता और डी कोसी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों, बांग्लादेश में जैसे ही यह गंगा नदी का प्रवेश होता है, इनका नाम चेंज होकर पद्मा हो जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को वहां के लोग पद्मा के नाम से पुकारते हैं। कंफ्यूज कहीं से नहीं होना है। आप लोग का जो जबरदस्त प्रैक्टिस सेट में चला रहा हूं, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन इसी तरह से चलते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ भी करंट अफेयर का प्रश्न आ गया, यानी कि आप लोग के लिए पूरा मिक्सअप करके मैं लेके चल रहा हूँ। जीके, जीएस और करंट अफेयर तीनों आप लोग के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट में चलते जा रहा है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सब में उसी तरह आप लोग का जीके, जीएस और करंट अफेयर। क्योंकि मेरे भाई इसका वेटेज 50 नंबर का है, आप लोग का 50 नंबर, 50 प्रश्न आप लोग को आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे ये जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर से 50 नंबर के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यह सेक्शन बहुत ही आप लोग के लिए जरूरी हो जाता है। तो दो सेक्शन से आप लोग 60 नंबर बखूबी से ला सकते हैं। एक जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर से जो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक जो कंप्यूटर अवेयरनेस से जो आप लोग को 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी कि ये 60 नंबर तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। और ये 10 नंबर के लिए भी मैं चैनल पर आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूं कंप्यूटर का, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग की 10 नंबर की जो तैयारी है, मैं उसी प्लेलिस्ट में करा दूंगा, और कंप्यूटर की क्लासेस जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है हमारे चैनल पर। तो देखिए यह प्रश्न है आप लोग को, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? ये पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन जी का बात कर रहा है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? ये इनका बहुत ही जबरदस्त संबंध है। किससे? विज्ञान से इनका संबंध है। विज्ञान से इनका संबंध है श्रीनिवास वर्धन जी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, देखिए ये आप लोग के साइंस से क्वेश्चन आ गया कि गैस तापमापी और द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस गैस तापमापी जो होता है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि गैस, ऑप्शन है आप लोग की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, कि गैस हल्की होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ये कौन सा चारों ऑप्शन है जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों, गैस जो है, गैस का प्रसार गुणांक जो होता है यह अधिक होता है। ये प्रसार गुणांक जो है अधिक होता है, इसीलिए गैस तापमापी जो है ज्यादा संवेदी होते हैं। किनकी तुलना में? द्रव तापमापियों की तुलना में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्त, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो का सीरीज चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्वाड का आप लोग को, अगर आप लोग को ऐसे भी पूछ दे कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है दोस्त, यह अपने देश भारत में किया गया। और अपना देश भारत जो है, G20 का भी आयोजन भारत के द्वारा ही किया गया। किसका? G20 का भी आयोजन किया गया।
और G20 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारा जो है इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया हूँ। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार आप लोग के लिए सारा वीडियो में एक-एक टॉपिक उठाकर आप लोग के लिए मैं शानदार तरीके से समझाकर आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। तो आप लोग चैनल को बस इसी तरह प्यार दिखाते रहिए जिस तरह आप लोग दिखा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 14 है यहाँ पर कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया वह किस रिपोर्ट या अधिनियम के द्वारा किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों भारत में जो संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई है उसका जो किस रिपोर्ट के द्वारा किया गया तो यह दोस्त मेरे हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और कभी-कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिनियम का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, किसका झलक देखने को मिलता है, तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे उपबंधों को अपने संविधान में लिया गया है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए यहाँ पर कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है भाई? निम्नलिखित में संवृद्धि के कारण। किस कारण से होता है? आपके पास ऑप्शन है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, ऑस्मोसिस, वाष्पीकरण। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में एकदम साथ ही साथ मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब इसका दे रहे होंगे और लाइक भी साथ साथ करते हैं। तो चलिए इस 15 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, वाष्पीकरण जो है। वाष्पीकरण के कारण दोस्तों गर्मी के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जो है वह ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार तरीके की ओर। प्रश्न 16 जो है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? भाई वह फारसी कवि था और अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ऑप्शन है आप लोगों के पास अबुल फजल, अमीर हसन, फैजी, अमीर खुसरो। तो यह जो है कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह अमीर खुसरो ने ही, वह प्रथम फारसी कवि था जिसने भारतीय पर्यावरण को सर्वप्रथम अपनी कविता के माध्यम से चित्रित किया। कौन सा? अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 17 है कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, ऑडिटोरियम समझ रहे हैं, पहले ऑडिटोरियम को मैं बता रहा हूं जहां पर सभाएं आयोजित की जाती है, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती है, मीटिंग आयोजित किए जाते हैं। तो अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें छत और फर्श पर किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है आप लोग ऑडिटोरियम में गए होंगे तो उसकी दीवारें, छतें और जो फर्श हैं उस पर रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर बिछाया रहता है उस पर। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? ऑप्शन है आप लोग के पास ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, ऑप्शन बी निर्माण की लागत को कम करना, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, ऑप्शन डी ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो मेरे भाई यह जो हो जाएगा यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ध्वनि का अवशोषण करके दोस्तों यह प्रतिध्वनि को यानी कि इको साउंड को रोकता है। ये ध्वनि को अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकता है। इसीलिए इन चीजों का उपयोग अच्छे ऑडिटोरियम के दीवारों, छतों और फर्शों पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने के लिए में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर यहीं पर एक प्रश्न और पूछता है कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, तो दोस्तों यह अनुदैर्ध्य तरंग हो जाता है। ध्वनि जो हो जाएगा यह अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, लेकिन प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। तो यह कौन सी घटना है जिसके कारण ये प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है? ऑप्शन है आप लोगों के पास व्यक्तीकरण, ये हो जाएगा विवर्तन,
पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण, ये अपवर्तन। तो ये चारों घटना में से कौन सा घटना जो है जो प्रकाश की तरंग को एक अनुप्रस्थ तरंग में परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह ध्रुवीकरण जो है, ध्रुवीकरण ही जो घटना है जिससे हम लोग निर्णय लेने में सहायक होते हैं कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, न कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, लाइट जो है अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 19 है यहाँ पर कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन है बने हैं? ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? ऑप्शन है आप लोग के पास आयुष्मान खुराना, बी प्रियंका चोपड़ा, सी कार्तिक आर्यन, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह मेरे भाई हो जाएगा आयुष्मान खुराना जो है यह यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं। कौन से? यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 20 है कि कौन सा स्थान जो है ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आप लोगों के पास पुष्कर मेला, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन। तो ये कौन सा यह जो स्थान है जो ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अगर पशुओं के मेले के लिए कहता सिर्फ तब तो ये सोनपुर का हरियर क्षेत्र हो जाता। सोनपुर जो बिहार में है यह हरियर क्षेत्र हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में जोड़ रहा है कि ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मेरे भाई हो जाएगा, यह हो जाएगा पुष्कर मेला। ये जो राजस्थान में यह जो पुष्कर मेला लगता है काफी प्रसिद्ध मेला है, काफी फेमस मेला है, जो कि ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है आप लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? ये प्रश्न है आप लोग को। ये जितना भी प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आप लोग को एसएससी, बैंक पीओ, आप लोग को बीपीएससी कह लीजिए, यूपी पीएससी कह लीजिए, यूपी पुलिस कह लीजिए, बिहार पुलिस कह लीजिए, आपके दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कह लीजिए, सारा जगह यह क्वेश्चन पूछते पूछते यह एग्जामिनर आप लोग को बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा आप लोग को। तो यह जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहां बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। तो प्रश्न देखने में भले ही आप लोगों को मे भी कई दोस्तों को आसान लग रहा होगा, लेकिन जो दोस्त अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उन्हीं के लिए आसान लग रहा है। जो जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम है उनके लिए ये मुश्किल वाली बात हो सकती है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोग का कंप्लीट यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर के सेक्शन को पूरा कराऊंगा। और सिंपल आप लोग के करंट अफेयर की मैं बात करूं तो आप लोग के लिए 8 जो वीडियो जो है करंट अफेयर का मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें मोर देन 500 जो है करंट अफेयर मैं आप लोग को डिस्कस करा चुका हूं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यह प्रश्न जो है यह मानव मानव में यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है दोस्तों? तो यह रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 22 है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए? देखिए यह भी हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है। यह हाल फिलहाल में ही यह पुस्तक जो है लिखा गया है। कि पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम क्या है कि तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस लेखक हैं दोस्तों, आप लोग इनका नाम जरूर सुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, शशि थरूर, कैलाश सत्यार्थी, मेघनाथ देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यह पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह मेरे भाई हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कौन से हो जाएंगे? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ज्योग्राफी का यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किसका उदाहरण है? बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो यह कौन सा पर्वत है? इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो दोस्तों हिमालय जो है यह एक बलित पर्वत है। कौन सा है? यह बलित पर्वत है। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ये बलित पर्वत हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 24 है आप लोग को कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं। आप लोग के लिए मैं बता दे रहा हूं, यूरेनियम 92 236, यूरेनियम 92, ये 238, ऐसे करके जो रहता है आप लोग को, यानी कि यह जो परमाणु संख्या जो है यह आप लोग को सेम रहेगा, लेकिन ऊपर का जो द्रव्यमान संख्या है यह परमाणु द्रव्यमान जो है यह अलग अलग रहेगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आप लोग के पास समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका प्रश्न का सही जवाब बता देंगे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब मैं बता देता हूं। दोस्तों, ऐसे जो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें मेरे भाई क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समस्थानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानी कहा जाता है। आप लोग को मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा ही दिया। यूरानवे यूरेनियम 92 236, 92 238 कह लीजिए, या यूरेनियम 92 235 भी होता है, यूरेनियम 92 232 भी होता है। तो देखिए जितने परमाणु द्रव्यमान है ऊपर का यह आप लोग को भिन्न भिन्न है, लेकिन नीचे यह जो परमाणु संख्या जो है, यह नीचे जो परमाणु संख्या है यह बिल्कुल सेम है। ऊपर जो हो जा रहा है ये डिफरेंट हो जा रहा है। तो ऐसे जो भी ये जो आप लोग को जो ऐसे जितने भी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न वाली बात आ जाती है, तो वह जो है ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए यह करंट अफेयर का फिर से क्वेश्चन आ गया कि नए संसद भवन का जो डिजाइन है किस कंपनी ने किया है? नए संसद भवन का जो डिजाइन है वह कि कौन सी कंपनी ने किया है? तो दोस्तों यह नए संसद भवन का डिजाइन जो है, ऑप्शन आप लोग के पास है टाटा प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी एचसीपी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रिलायंस प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी एल&टी। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्त इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? एचसीपी प्रोडक्ट जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 26 है आप लोगों को कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ये कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी जो है मर सकता है लेकिन गांधीवाद मर नहीं सकता? यानी कि इस प्रश्न में आप लोग को चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन। तो मेरे भाई आप लोग गलती से यहाँ पर बेलगांव अधिवेशन नहीं लगा लीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस का जो है एक ही बार ये अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था, वो था बेलगांव अधिवेशन का। लेकिन यह जो है यह अधिवेशन कौन से अधिवेशन में कहा था? दोस्त यह जो हो जाएगा ये कराची में अधिवेशन जो हुआ था, जो कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची की जो अधिवेशन हुआ था, उसी में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी आप लोग को अध्यक्ष हुए हैं, यानी कि 1885 से, यानी कि डब्ल्यू सी मुखर्जी से स्टार्ट कर लीजिए और 1947 के जेबी कृपलानी के बीच में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, कौन साल कौन अध्यक्ष हुए हैं, कहां पर वह मीटिंग आयोजित की गई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन वो कहां पर हुआ और उस अधिवेशन से महत्वपूर्ण क्या चीज है, इसका सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कर बता दिया हूं। तो आप लोग इस वीडियो के बाद अवश्य देख लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 27 है यहाँ पर कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है। जो खाद्य श्रृंखला चलता है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन ए है उत्पादक, बी प्रथम उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। तो किसकी संख्या अधिक होती है? इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को, यह अपघटक हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में है जो दोस्तों अपघटकों की सर्वाधिक संख्या होती है। किसकी? अपघटकों की सर्वाधिक संख्या होती है। किसमें? खाद्य श्रृंखला में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 है। देखिए यहाँ पर कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल की जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था? यह जो है ब्लॉक नहीं, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक होल होगा। तो ब्लैक ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? कृष्ण छिद्र, उसी को कहा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों को सीवी रमन ने, ऑप्शन बी एच.जे. भाभा ने यानी कि होमी जहांगीर भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरि गोविंद खुराना ने। तो इन चारों वैज्ञानिकों में से किसने कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए कितना शानदार प्रश्न आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। एक एक प्रश्न मेरे भाई ये बहुत चुन चुन कर एक एक आप लोगों के लिए, चाहे वो कितना बुक का मैं नाम रखूं, सभी बुकों में से क्वेश्चन आप लोग के लिए एक एक चुन चुन कर मैं लाता हूं और इतना मेहनत करके आप लोग को यह सेट पहुंचा रहा हूं। तो आप लोग के लिए इतना तो बनता ही है कि आप लोग को चैनल को एकदम जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए। तो इस प्रश्न का जो बात है, इस प्रश्न का 28 का आप लोग को जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह एस चंद्रशेखर जो है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 29 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल कह लीजिए या हॉट स्पॉट कह लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि बीपीएससी और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आप लोग के पास है सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान, ये चार ऑप्शन है। तो विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। आप लोग गलती से सुंदरबन ना लगा दीजिएगा, ठीक है ना, सुंदरबन ना लगा दीजिएगा, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, विविधताओं का हॉट स्पॉट जो है भारत में ये पश्चिमी घाट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 30 नंबर है। परमाणु संरचना का जो मॉडल है ये किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? यह प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है। ऑप्शन आप लोग के पास है अल्फ्रेड नोबल, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी बोर तथा रदरफोर्ड, ऑप्शन डी वोल्टा। तो परमाणु संरचना की जो मॉडल का विकसित जो किया था दोस्तों, उसमें इन दोनों वैज्ञानिकों का हाथ रहा। बोर तथा जो रदरफोर्ड है, इन्होंने ही परमाणु संरचना का मॉडल को जो विकसित किया है, बोर तथा रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है आप लोग को कि भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो दोस्त यह जो भूटान जो है, यह आप लोग को जो मानचित्र जो है, मैं ज्योग्राफी में आप लोग को मानचित्र से जितने भी प्रश्न पढ़ाया हूं, वहां पर देखिए कि जितने भी जो जो देश से अपने देश से सटे हुए देश हैं, उनकी बाउंड्री जिन जिन राज्यों से सटी हुई है उस सबको विस्तृत रूप से बता दिया हूं। तो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, यानी कि भूगोल के प्लेलिस्ट को। तो भूटान के साथ कितने राज्य भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यह जो हो जाएगा दोस्त, यह जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। भूटान के साथ चार जो राज्य है भारतीय राज्य वो सीमा साझा करते हैं। अगर आप लोग को एग्जामिनर और आप लोग की फिरकी लेना चाहे, यानी कि और घुमाना चाहे, ऑप्शन दे दे कि इन ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा, तो चलिए मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों एक तो हो जाएगा आप लोग का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है यह भूटान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम जो हो जाएगा, यह सिक्किम जो है हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वो असम हो जाएगा। यानी कि ये चार जो आप लोग को भारतीय राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। कई बार यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर है। पहले नंबर देख लीजिए कि यह खेलो इंडिया यूथ गेम जो है यह 2023 का कौन सा संस्करण है? तो यह पांचवा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? पांचवा संस्करण है। तो इसी खेल का आप लोगों को शुभंकर पूछ रहा है। तो इस खेल का शुभंकर है आप लोग का ऑप्शन है आशा, धड़क,
पेरी, तजुनी। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोग के लिए सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो दोस्तों यह जो आशा जो है यह बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर जो है यह आशा हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि यह 5वां खेलो यूथ गेम जो है 2023 कहाँ पर हुआ, किस राज्य में हुआ, तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के द्वारा इसको 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम के जो है मेजबानी जो है यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और कब से कब तक चला ये अगर प्रश्न पूछ ले तो आप लोग को यह 30 फरवरी से लेकर सॉरी यह 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चला। ये 30 जनवरी से लेकर आप लोग को 11 फरवरी 2023 तक यह जो है गेम चला था। कौन सा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम। 30 जनवरी 2023 से लेकर आप लोग को 11 फरवरी 2023 तक। तो इसको भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 33 देख लीजिए कि यह पीएच मूल दर्शाता है। यह पीएच जो वैल्यू है, यहाँ पर पीएच वैल्यू की बात की जा रही है, पीएच वैल्यू की, ठीक है ना, कि पीएच वैल्यू क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है निगेटिव से फोटो बनाने में काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता। ऑप्शन बी किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन। ऑप्शन डी दूध के शुद्धता का मूल्यांकन। ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है पीएच मूल का निर्देशांक है, ये पीएच मूल क्या दर्शाता है, इन चारों ऑप्शनों में से सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन जो है यह पीएच मूल्यांकन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो कभी-कभी प्रश्न आप लोग को पीएच का ये पूछ देता है कि पीएच का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो दोस्तों यह पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो हो जाता है इसका फुल फॉर्म हो जाता है पीएच का फॉर्मूला हो जाता है। और पीएच जो है दोस्तों अगर पीएच स्केल की बात की जाए, प्रश्न आप लोग से ये पूछ दे कि पीएच स्केल में कितना से कितना तक लिखा रहता है, तो दोस्तों यह जो है 0 1 2 3 ऐसे करके आप लोग को यहाँ 14 तक पीएच स्केल पर यह जो अक्षर लिखे रहते हैं 14 तक यह आप लोग को अंक में 0 से 14 तक ये उस पर लिखे रहते हैं पीएच स्केल पर। और यह 7 जो हो गया यह बीच में आप लोग को न्यूट्रल यानी कि उदासीन का पीएच वैल्यू अगर किसी तत्व का या किसी भी अम्ल का आप लोगों को अम्ल कह रहे हैं सॉरी किसी भी घोल का जो पीएच अगर 7 हो जाए तो वह घोल उदासीन होगा। लेकिन जैसे ही वो 7 से कम हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा तो वह हो जाएगा अम्ल, और 7 से अधिक हो जाएगा तो वह हो जाएगा क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षार हो जाएगा। तो इसी तरह जो है यह अम्ल क्षार का निर्धारण करते हैं और उदासीन वाला 7 हो जाता है और 0 से 14 तक यह उसके ऊपर लिखा रहता है पीएच स्केल पर। तो ये तो हो गई बात। और पीएच का जो फुल फॉर्म हो गया आप लोग को पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इन सारी चीजों को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना? इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को याद रखना है। अगर इसका आप लोग को ये वैज्ञानिक पूछते कि पीएच पीएच आप लोग को पीएच जो स्केल है इसकी खोज किसने की थी? पीएच स्केल की अगर खोज पूछ दे, ये भी प्रश्न अगर पूछ दे तो दोस्तों यह सोरेन पीटर या सोरेनसन जो है, यह सोरेनसन याद रखे रहिए। सोरेनसन जो है ये सोरेनसन के द्वारा ये खोज किया गया था, पीएच की अवधारणा को पेश किया गया था सोरेनसन के द्वारा। तो इससे सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग को मैं यहाँ पर बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बता दिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग के लिए प्रश्न बताना मेरे लिए जरूरी है। यहाँ पर कई प्रश्न आप लोग के लिए मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई है? अपने देश में इसरो जो है काफी प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके द्वारा इतना ही प्राउड मोमेंट हम लोग को फील कराया गया इसरो के द्वारा। तो उसकी स्थापना कब की गई ये प्रश्न आप लोग को पूछ रहा है। ऑप्शन है 1962, 68, 1969, 1972। तो इसरो की स्थापना जो है दोस्तों यह 1969 में किया गया। कब किया गया?
15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो रॉकेट या नोदक में ईंधन के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है। ऑप्शन आप लोग के पास है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। ये सॉरी ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ज छूट गया है, तो आप लोग इसको ऑक्सीजन ही समझिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा, यह जो मिक्सर होता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का, यह मिक्सर होता है जो रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 36 है, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार यह एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, सब में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो सत्रिया की बात की जाए, ऑप्शन है आप लोगों के पास मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और डी आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही जो हो जाएगा इसका। तो दोस्तों सत्रिया जो है दोस्तों यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। किसका है, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है सत्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है। यहाँ पर फुटलूज उद्योग की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों के पास है ए सीमेंट, बी होजरी, सी चीनी और डी जो है यहाँ पर जूट है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को देना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा होजरी जो है यह फुटलूज उद्योग में आता है। कौन से उद्योग में आता है, फुटलूज उद्योग में है ये होजरी जो है, यह फुटलूज उद्योग में आता है। तो यही जो है आप लोग की फुटलूज उद्योग की बातें हो गई। अगर फुटलूज उद्योग का बात किया जाए तो दोस्तों यह किसी विशिष्ट कच्चे माल, वजन में समय के साथ कमी वाले पदार्थ या अन्य पदार्थ पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी कि यह घटक भागों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यह जो है फुटलूज उद्योग के बारे में कुछ बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर कि चिली सीरा यानी कि इसी को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, किसका सामान्य नाम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यह साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चिली सीरा यानी कि चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी सोडियम नाइट्राइट, डी पोटेशियम नाइट्राइट। तो इन चारों प्रश्नों में से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चिली सॉल्ट पीटर जो है यह किसका समान नाम है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, चिली सॉल्ट पीटर का सामान्य नाम सोडियम नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। ये मुरलेन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों बहुत ही फेमस कुछ दिनों से रहा है। तो यह आप लोग को करंट अफेयर के ही तौर पर समझ लीजिए कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। यह जो है प्रश्न का सही जवाब आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन आप लोग के पास है नागालैंड, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह मिजोरम हो जाएगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है यह मिजोरम में स्थित है। कहां पर, मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कवकों की कोशिका भित्ति होती है यानी कि उसकी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है। ऑप्शन है लिपिड्स की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की या काइटिन या हेमिसोलुलोज की। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इस ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा ये काइटिन की बनी होती है। काइटिन और हेमिसोलुलोज जो कह लीजिए, कोशिका भित्ति कवकों की जो है यह काइटिन या हेमिसोलुलोज। एक प्रश्न बार बार पूछता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी प्रश्न आप लोग को पूछता है। इसको तो हमें साइंस में कितना बार क्वेश्चन को करा दिया हूं, फिर भी यहाँ पर बता दे रहा हूं। तो कवकों का अध्ययन जो दोस्तों होता है यह माइकोलॉजी कहलाता है।
क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कोको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? न्यूनतम कितने राज्यों में अगर कोई राष्ट्रीय दल जो है यह आप आप लोग को मतलब वो चुनाव लड़ लेता है, एक सीट होता है, कितना सीट जीत जाता है, तो वह राजनीतिक दल में उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। तो कितने कितने राज्यों में उसका मान्यता होना जरूरी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दो ऑप्शन है आप लोग के पास, 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य, 12 राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, यह 4 न्यूनतम जो राज्य है उसमें इसकी मान्यता होनी जरूरी रहती है किसी भी राजनीतिक दल को, तभी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो न्यूनतम 4 राज्य हो गया, तो इतना में तो मिलना है, 4 राज्यों में उसकी मान्यता मिली हुई है, तभी उसको राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आप लोग के लिए ये प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी का। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की शैली लाइसोसोम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? यहाँ पर अस्थायी सदस्यों की बात की जा रही है। ऑप्शन है आप लोग के पास 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो अस्थायी सदस्य रहते हैं उनकी कार्य अवधि जो रहती है दोस्त, यह होता है 2 वर्षों के लिए ही उनकी जो कार्य अवधि रहती है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए ये अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 44 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन आप लोग के पास है ऋषभ देव, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, पार्श्वनाथ। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग आशा करता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह आप लोग को 23वें तीर्थंकर पूछ रहा है दोस्तों। घबरा कर आप लोग किसी भी प्रश्न का आंसर न लगाइएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आप लोग को, यह डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पार्श्वनाथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये पार्श्वनाथ हो जाएगा। वर्धमान महावीर की बात करें हम लोग, तो वर्धमान महावीर जो है दोस्तों, यह 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर हो गए वर्धमान महावीर। आप लोग को ऋषभ देव का बात किया जाए, ऋषभ देव अगर अगर आप लोग को पूछ दिया जाए परीक्षा में, यह ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के कौन से आप लोग के तीर्थंकर थे, तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर ऋषभ देव थे। वर्धमान महावीर को मैंने बता दिया 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ को बता दिया ये 23वें थे। ऋषभ देव को आप लोग को बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए जो इतना मेहनत करता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस वीडियो के बारे में लिखिए कि आप लोग का यह जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये कैसा लग रहा है। आप लोग को कमेंट करने में हिचकिचाहट किस बात का रहता है? आप लोग बेधड़क बेझिझक कमेंट कीजिए। आप लोग को कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आशा करूंगा और पूर्ण रूप से आप लोग को कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द आप लोग को वो वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 45 प्रश्न है कि एक पोलो टीम जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो का जो टीम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक साइड में? ऑप्शन है आप लोग के पास 4, 7, 8 और 6। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी जो होते हैं प्रत्येक टीम में होते हैं पोलो के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल में जो ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के ऊपर,
ऑप्शन बी अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन सी भारत के ऊपर, ऑप्शन डी अलास्का के ऊपर। तो इन चारों आप लोग को ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन जो है ये सही जवाब आप लोग को लग रहा है? ये सही जवाब जो हो जाएगा ये दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है। वायुमंडल में जो ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का ये आप लोग को प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये प्रश्न आप लोग को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आप लोग के पास है अफगान एवं सिख, मराठा एवं सिख, अफगान एवं शाह आलम, अफगान एवं मराठा। चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही है जवाब हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा अफगान एवं मराठाओं के बीच में यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि कब हुआ ये, तो यह जो हो जाएगा 1761 ईस्वी में, यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ठीक है ना, ये अफगान और मराठों के बीच में। अगर अफगान छोड़कर अगर आप लोग को ऐसे दे दे कि अहमद शाह अब्दाली, यह अहमद शाह अफगान शासक जो है अहमद शाह अब्दाली, और मराठाओं की बात करें तो सदाशिव भाऊ पेशवा जो हैं, सदाशिवराव भाऊ पेशवा जो हैं, इनके बीच में लड़ा गया। इनको भी मैं लिख दे रहा हूं, सदाशिव सदाशिव सदाशिवराव भाऊ जो हैं, इन दोनों के बीच में मराठा शासक और अफगानों के बीच में यह लड़ाई हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है ना, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने यह मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ को हराकर यह युद्ध जीत लिया था, और यह भारतीय इतिहास में मराठाओं की सबसे बुरी हार थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 48 है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच बहती है? ऑप्शन आप लोगों के पास है चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो कौन सी नदी है दोस्तों? तो यह जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह दोस्त, यह मेरे भाई, यह नर्मदा नदी जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 49 है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? यहाँ पर रुधिर परिसंचरण की व्याख्या वाली बात आ रही है। तो रुधिर परिसंचरण की अगर बात करें हम लोग, तो यह विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। किसके द्वारा? विलियम हार्वे, या हार्वे यहाँ पर जो है ऑप्शन में ये सही जवाब हो जाएगा। रुधिर परिसंचरण जो है यह विलियम हार्वे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 50 है, यानी कि आज का 50वां प्रश्न आप लोग का है कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के कारण बालक का जन्म होगा? ये अगर मनुष्य में बालक का जन्म होगा तो वो कौन सा क्रोमोसोम जो होगा जिसके चलते वो बालक का जन्म होगा? ऑप्शन आप लोग के पास है पुरुष का एक्स, स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई, पुरुष का वाई, स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। तो इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो दोस्तों यह पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम, यानी कि जब एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों एक जगह जुटेंगे तो बालक का जन्म होता है, और एक्स एक्स में बालिका का जन्म होता है, यानी लड़की का जन्म होता है। एक्स वाई पुरुष के लिए और एक्स एक्स जो है ये यानी कि बालिका जन्म लेंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे, और वह प्रश्न जो होगा आपके लिए आज का होमवर्क प्रश्न होगा। तो आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा कि मछली की विशेष संरचना जो उससे श्वास लेने में मदद करती है। आप लोग के पास ऑप्शन है नथुना, स्फेरिकल, फेफड़ा और गिल्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग का सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग को बिल्कुल करना है। और तो दोस्तों आज का यह जो दिल्ली पुलिस का 5वां प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया, और आप लोगों के लिए मैं इतना जो प्रश्न लाता हूं आप लोग के लिए ऐसे ही यह सीरीज चलते रहेगा। आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अभी तक जो दोस्त चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को टॉप लेवल का कंटेंट मिलता है, और वो भी यहाँ पर कोई पेड सेल वाले कोर्स की झंझट नहीं है।
तो आप लोग इसी तरह चैनल पर प्यार दिखाते रहिए और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं फिर अगला वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोग के लिए उपस्थित हूँगा।